नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री या फिर हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्या बताती हैं किताबें और कब्र के बारे में, या फिर उसके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने 30 से 35 क्वेश्चन रखे हैं और उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको वो सारे क्वेश्चन करने, इसके अलावा आपको जो भी है शेयर वगैरह करना है, लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है, जो भी आपको करना है वो कर देना है। ठीक है, मुझे इतने से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद मैं 3 से 4 सेकंड का मतलब से टाइम लूँगा, 3-4 सेकंड। उसके बाद में आपको कमेंट में बताना है उसका आंसर। ठीक है, लाइव चैट डायरेक्ट चल रही है, नीचे चल रही है, उसी में आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेद संख्या में 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? जो हमारे वेद हैं वो 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप जानते ही हो वेद 4 है। ठीक, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है उसके बारे में बताना है, फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ऋग्वेद है उसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं हमने यहाँ पर, 3 कथन। इनके बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन सही है या फिर गलत है, जो भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला कथन है, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था। ठीक है, तीनों कथन हो गए। अब देखो इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। केवल एक व दो, केवल 2 व 3 के, और 1 2 3 सारे ही। तो फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 नंबर का बी। क्या हो जाएगा? बी। कैसे होगा? सॉरी, इसका उत्तर बी नहीं होगा, हमारा होगा सी। क्या होगा? सी। तो कैसे होगा इसको देखते हैं। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ये हमारा कथन नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, ये क्या है? गलत है ये कथन। क्योंकि जो सारे सूक्त थे उनकी रचना पुरुषों ने नहीं की, कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की है। ठीक है, महिलाओं ने भी की है। तो ये हमारा पहला गलत होगा। दूसरा होगा, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत है, ये हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था, ये भी बात सही है। देखो कैसे थे, कोई गुरु होता था तो वो अपने शिष्य को कुछ सिखाता था, या फिर क्या करता था, वो श्रवण मतलब उच्चारण करता था, वो बोलता था और शिष्य उसको सुनता था। ठीक है, और वो उसको कंठस्थ करता था। गुरु कैसे बोलता था? सस्वर। सस्वर का मतलब होता है बिल्कुल स्वर में बोलता था, जैसे हूबहू उसको शिष्य कॉपी करता था, और शिष्य सीख गया, उसके बाद में वो शिष्य अपने दूसरे शिष्य को बताता। इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो ऋग्वेद की कौन सी नदी है जिनका उल्लेख सबसे कम बार हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है। देखो, ए है हमारा सरस्वती, बी, दूसरा है सिंधु, तीसरा है गंगा, यमुना, व्यास। ठीक है, ये 5 नदी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी का प्रयोग सबसे कम बार हुआ है। देखो नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करें। केवल 1 व 2, केवल 1 2 5, केवल 3 4, 1 2 3 4 5 सभी। तो फिर फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। गंगा और यमुना। 3 और 4 का मतलब है गंगा और यमुना का प्रयोग सबसे कम हुआ है, मतलब उनका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे कम बार हुआ है। गंगा का उल्लेख हुआ 1 बार, यमुना का उल्लेख हुआ 1 बार। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 बार। जबकि जो दूसरी गाइड है बुक है, उनके अकॉर्डिंग गंगा का शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार हुआ है। समझ में आया? तो अगर आपको एनसीईआरटी के बेस पे करना है तो दोनों का 1 बार उल्लेख हुआ है, और अगर दूसरी बुकों के हिसाब से देखना है तो गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का 3 बार है। ठीक है, अगला उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं किस तरीके से होगा। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़ा जाता था, बिल्कुल लड़ा जाता था। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो गाय को ही पवित्र मानते थे और गाय के लिए ही वो युद्ध करते थे। अगला है, लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। कैसे लड़ी जाती थी? जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का ज़मीन हो या फिर जहाँ पर चारागाह हो, उसको प्राप्त करने के लिए ये लोग युद्ध करते थे।
युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों एवं पुरोहितों में बांटा जाता था। ये क्वेश्चन गलत है। हम जो सरदार होते थे और पुरोहित होते थे, सरदार कुछ धन लेता था, कुछ धन पुरोहितों को देता था, बाकी का धन था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो इसमें आम लोगों की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कोटेशन हमारी गलत हो जाएगी। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में हमें पुरोहित और राजा के संदर्भ में कुछ बातें हैं, उनको हमें देखना है कि वो क्या सही हैं या गलत हैं। देखो, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ठीक है, दूसरा है राजा महलों में रहते थे और शासक के लिए कर वसूलते थे। ठीक है, 2 कोटेशन है, इनमें से आपको बतानी है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों ही, न तो 1 और न ही 2। तो फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा, ए। किस तरीके से होगा, देखो, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे, बिल्कुल सही है। जो पुरोहित थे उन्हें ब्राह्मण भी कहते थे और यज्ञ अनुष्ठान भी किया करते थे। ठीक है, दूसरा है राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। तो ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों होगा कि उस समय राजा महलों में नहीं रहते थे, बल्कि आम लोगों के साथ में ही वो लोग रहते थे। उनके पास में ना तो कोई बड़ा महल था, ना ही कुछ था। ठीक है, और शासन के लिए कर वसूलते थे, तो वो कर भी नहीं वसूलते थे क्योंकि वहाँ पर कोई कर देने वाला था भी नहीं, ना ही वो कर लेते थे। बलि नाम का एक कर होता था, तो वो भी स्वैच्छिक था। क्या था, स्वैच्छिक, मतलब स्वेच्छा से अगर कोई देना चाहे तो उसे दे सकता है, नहीं तो फिर वो कोई कर नहीं था। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 1, केवल 1 ही ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या से शब्द नाम, कौन सा या कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। तो कौन सा शब्द है जो कि हमें ऋग्वेद में मिलता है, उसके बारे में हमें बताना है। देखो, पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। तो हम तीनों में से बताना है कौन से शब्द का प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता है। फटाफट बताओ, 1, 2 व 3, 1 व 3, 1, 2, 3, बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर तीनों ही ठीक है। जो पुरुजन, जन का मतलब होता है, जन तो आज भी हम सुनते हैं जन, और विष का मतलब होता है एक ही। तो पुरुजन का उल्लेख भी मिलता है, भरतजन का मिलता है, यदुजन का, तीनों का ही हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्प में से क्या कहते थे। जो आर्य लोग थे वो अपने विरोधियों को क्या बोलते थे, उसके बारे में आपको बताना है। शत्रु, विरोधी, अरि, दस्यु, फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, डी। जो आर्य लोग थे वो अपने विरोधियों को, गैर आर्यों को, किनको, गैर आर्यों को बोलते थे दस्यु। क्या बोलते थे, दस्यु। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी उत्तर पश्चिम में, उसी समय महापाषाणिक कब्रें भी बनाई जा रही थी। तो उन महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में कुछ कथन है, उनके बारे में आपको बताना है। देखो, पहला कथन है, यह है केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। दूसरा है, कुछ महापाषाणिक जमीन के भीतर होते थे जबकि कुछ जमीन के ऊपर दिख जाते थे। ठीक है, तो 2 कथन है, इनमें से बताना आपको कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों ही, न तो 1 और न ही 2, बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा, सी। 1 व 2 दोनों ही। देखते हैं, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी, ये भी बात सही है। कुछ महापाषाणिक जमीन के भीतर होते थे जबकि कुछ जमीन के ऊपर थे, ये भी सही है। जो महापाषाणिक कब्रें थी, कुछ तो जमीन के अंदर भी होती थी जबकि कुछ जमीन के बाहर भी होती थी। दोनों ही चीज़ें हमारी सही है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। जो जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रें थी, उनको कौन से चिन्ह हैं इन तीनों में से वो हमें दर्शाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। देखो, गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे, तीनों में से बताओ कौन सा है। केवल 1, 1 व 2, 2 व 3, 1, 2, 3, फटाफट बताओ।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। कैसे होगा? जो भी कोई कब्र है ज़मीन के अंदर तो उसके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे गोलाकार पत्थर रख दिए जाते थे, तो उससे पता लग जाता था कि ज़मीन के अंदर कुछ है, या फिर दफनाई गई बॉडी है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर इंसान को दफनाया गया है। ठीक है। दूसरा अकेला खड़ा हुआ पत्थर, या फिर दूसरा क्या करते थे, वहाँ पर एक पत्थर खड़ा कर देते थे, इस तरीके से पत्थर गाड़ देते थे, तब उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर हमने दफनाया है, तो दोबारा भी वो वहाँ पर ही दफना सकते थे, या फिर उनको जो बॉडी थी या फिर जो भी शरीर था उसके बारे में पता चल जाता था। और पत्थरों के बड़े चबूतरे, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये महापाषाण जमीन के भीतर का नहीं, जबकि जमीन के ऊपर का उदाहरण है। जो महापाषाणिक थे जमीन के ऊपर थे, उनका ये उदाहरण है। ठीक है। तो इसमें हमारे 1 व 2 दोनों कथन ठीक हो जाएंगे, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर होगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों की खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो मिट्टी के जो बर्तन थे उसमें महापाषाणिक कब्रों में दफनाए जाते थे, उन मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते थे, उनके बारे में आपको बताना है। पहला है लाल काले मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन, भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। बताओ फटाफट। तो उनको कहते थे हम ए, काले लाल मिट्टी के बर्तन। क्या बोलते थे? काले लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है। अगला देखते हैं हम, 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? जो महापाषाणिक कब्रें थी उनके बारे में कौन सा कथन है जो गलत है, मतलब सही नहीं है? ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है। ए है, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। कुछ महापाषाणिक कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोगों को आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ हॉल के नाम से जाना जाता था। फटाफट बताओ इनमें से कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो किस तरीके से होगा थोड़ा समझते हैं। महापाषाणिक कब्रों में जो चीज़ें प्राप्त हुई है वो लोगों की सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है, क्योंकि किसी की में तो सोने चांदी की चीज़ें मिली हैं, तबकि किसी में सिर्फ मिट्टी के कुछ सामान मिला है। तो इससे वो दिखाते हैं कि लोगों का अलग अलग स्टैंडर्ड था। ठीक है। कुछ महापाषाणिक कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों को दफनाते थे, इसलिए वहाँ पर हमें कई लोगों के कंकाल मिले हैं। अगला देखो, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने आ सके। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन जिसे डेथ हॉल के नाम से जाना जाता है। डेथ हॉल नहीं बोलते थे, उसे बोलते थे पोर्ट हॉल। क्या बोलते थे? रास्ता तो होता था लेकिन उसका नाम था पोर्ट हॉल। ठीक है। समझ में आ गया? क्या होता था? पोर्ट हॉल। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इमाम गांव एक आरंभिक गांव था। यहाँ पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इमाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है कि जो इमाम गांव था वो कौन सी नदी के किनारे था। भीमा, घोड़, सीना, नीरा। फटाफट बताओ। तो इमाम गांव था घोड़ नदी के किनारे। किस नदी के किनारे था? घोड़ नदी के किनारे, जो कि भीमा की सहायक नदी थी। भीमा की ही एक सहायक नदी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम, 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लगभग ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, जिसको पता है वो फटाफट कमेंट करो। मैं देख रहा हूँ किस किसके कमेंट आ रहे हैं। चरक संहिता खगोल से, व्याकरण से, चिकित्सा से, गणित से। तो बताओ। बिल्कुल ठीक है, ये था चिकित्सा से। किससे संबंधित थी? चिकित्सा से। ये जो कि चरक के द्वारा लिखी गई थी। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? चरक के द्वारा। ये चिकित्सा मतलब मेडिकल से संबंधित बुक थी। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 13 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता होगा, फिर भी देख लेते हैं कौन कौन बता पाता है, नहीं बता पाता। 2000 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व या 200 वर्ष पूर्व। बताओ फटाफट, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा। संस्कृत भाषा
कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है? तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। भारोपीय भाषा परिवार का, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार का, द्रविड़ भाषा परिवार का, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का, फटाफट बताओ जी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये भारोपीय भाषा परिवार का। तो कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जो भारोपीय भाषा परिवार की कुछ भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गुजराती है, सिंधी है, फारसी है, फ्रेंच है, जर्मन है, यूनानी है, ये सब भाषाएं हैं भारोपीय। भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप के परिवार की, क्योंकि जो भाषाएं बनी हैं ये सब स्टार्ट में एक ही भाषा से बनी है। जैसे एक शब्द है मात्र, संस्कृत में हम इसे मात्र कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मदर कहते हैं। तो ये सारों में लगभग ऐसा लगता है कि स्टार्ट इनों की एक जगह से ही हुई है। ठीक है, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा है, ये हमारी पूर्वोत्तर में बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा है, इसमें द्रविड़ परिवार में तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये कि साउथ में बोली जाती हैं। ठीक है, फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की, इसकी भाषाएं हैं ये ऑस्ट्रेलिया और एशियाटिक भाषा दो परिवार को मिलकर भाषाएं बनी है। ये भारत में एक तो झारखंड का कुछ क्षेत्र है और एक थोड़ा सा क्षेत्र मध्य भारत का है। कौन सी जगह? एक तो झारखंड का और एक थोड़ा सा मध्य भारत का, वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। संस्कृत कौन से भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद की छपाई कब हुई थी? तो आपको बताना है, फटाफट बताओ। 500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व। ऋग्वेद की छपाई बताओ फटाफट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ऋग्वेद की छपाई हुई थी 200 वर्ष पूर्व। छपाई का मतलब है प्रिंटिंग, हालांकि ये है ऋग्वेदिक काल का है ग्रंथ, 3500 साल पुराना, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। लेकिन इसकी जो छपाई हुई थी, प्रिंटिंग हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे, लगभग 200 वर्ष पूरी हुई थी, उससे पहले छपाई नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, निम्नलिखित में से नदी सूक्त में विश्वामित्र एवं दो नदियों के बीच संवाद हुआ था, वे दो नदियां कौन सी थी? एक हमारा नदी सूक्त है, उसमें विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में एक बातचीत हुई है, संवाद हुआ है, तो वो दो नदियां कौन सी है उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। गंगा एवं यमुना, सिंधु एवं चिनाब, व्यास एवं सतलज, नर्मदा एवं कावेरी। फटाफट बताओ कौन सी दो नदियां थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। वो दो नदियां थी व्यास और सतलज। जब नदी संवाद में, नदी सूक्त में जब उनकी दोनों की बात हुई थी तो वो व्यास एवं सतलज से बात कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन सेना कैसी होती थी? ऋग्वेद कालीन सेनाएं कैसी होती थी? जो ऋग्वेद काल में जो सेनाएं थी वो किस तरीके की सेनाएं थी उनके बारे में आपको बताना है। फटाफट बताओ। स्थायी सेना, अस्थायी सेना, बहुत बड़ी सेना, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ जी, बिल्कुल ठीक है। तो ऋग्वेद कालीन सेनाएं थी वो थी अस्थायी सेना। कैसी थी? अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है कि जो सेनाएं प्रॉपर भर्ती नहीं की जाती, जब जरूरत पड़ती है उस वक्त उस सेना को इकट्ठा किया जाता है। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट सेना की भर्ती की जाती है, प्रॉपर उसे वेतन दिया जाता है, उसकी देख रेख की जाती है। ठीक है, अस्थायी का मतलब है जब जरूरत पड़े, जब, क्योंकि जो ऋग्वेद कालीन लोग थे वो युद्ध करते थे, वो ऐसे हमेशा नहीं करते थे। कभी अगर कोई युद्ध करना है तो वो उसी वक्त सेना की भर्ती करते थे। मतलब जो भी लोग थे, गांव के जवान वगैरह लोग थे, उनको कहते कि सबको युद्ध पे चलना है, और वो सारे के सारे तैयार हो जाते थे। इसलिए जो उनकी सेना थी ऋग्वेद काल में वो थी अस्थायी। ठीक है, टेम्परेरी बोल सकते हो। आगे देखो 19 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य दस्यु किसे कहते थे? ये पहले भी आ चुका था, अभी क्वेश्चन देखा था कि ऋग्वेदिक अपने विरोधियों को क्या कहते थे। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं। जो दूसरी भाषा बोलते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, आर्यों के विरोधियों को, या इन सभी को? फटाफट बताओ। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अब डी कैसे होगा? तुम लोग सोच रहे होंगे आर्य अपने विरोधियों को, पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे, ये बिल्कुल सही है। जो दूसरी भाषा बोलते थे उन्हें भी आर्य दस्यु ही कहते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे उनको भी आर्य दस्यु ही कहते थे। तो ये तीनों को ही आर्य क्या कहते थे? दस्यु कहते थे। दस्यु में बाद में शब्द का मतलब बदल गया, बाद में मतलब हो गया इसका दास। ठीक है, और स्त्रीलिंग में इसका शब्द बन गया दासियाँ। ठीक है, तो दासियाँ और दासों को तो आप जानती है, जो युद्ध में हार जाते थे उनको ये दास दासियाँ बना लेते थे। ठीक है, आगे देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, महापाषाणिक
कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? जो महापाषाणिक कब्रें थी उनकी प्रथा कब शुरू हुई थी उसके बारे में बताना है, फटाफट बताओ। 4000 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? बताओ फटाफट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। जो महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी वो हुई थी लगभग 3000 वर्ष पूर्व। 3000 वर्ष पूर्व। तो इसमें से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, जबकि आप ये चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर की वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आप उसको भी देख लेना है। ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, महापाषाणीय कब्रें कहाँ पर मिली है? जो महापाषाणीय कब्रें हैं वो कौन सी जगह मिली है? दक्कन में, दक्षिणी भारत में, कश्मीर में, उत्तर पूर्वी भारत में। तो फटाफट बताओ इनमें से कौन सा सही है? 1 व 2, 2 व 3, 2 3 4 व 1 2 3 4। बताओ फटाफट। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। मतलब दक्कन में भी महापाषाणीय कब्रें मिली हैं, दक्षिण भारत में मिली है, कश्मीर में मिली है और उत्तर पूर्वी भारत में मिली है। तो ये हमारे सारे ही सही हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महापाषाणीय स्थल है? सबसे पहले है ब्रह्मगिरी, आदिचनलूर, मेहरगढ़, चिरांद, भीमबेटका। तो ये 5 हमारे जो जगह दिखा रखी है मैंने, इनमें से आपको बताना है कि महापाषाणीय स्थल कौन सा है। देखो 1 व 2, 3 व 4, 1 3 व 5, 1 2 3 4 5, या फिर ये सारे ही। तो फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ब्रह्मगिरी और आदिचनलूर 2 ही जगह हैं जो कि महापाषाणीय है। क्या है? महापाषाणीय। बाकी की मेहरगढ़ है, ये हमारा मेहरगढ़ है नवपाषाणिक। कौन सा है? नवपाषाणिक। चिरांद भी नवपाषाणिक है और भीमबेटका है, ये हमारा है पुरापाषाणिक। कैसा है? पुरापाषाणिक। समझ में आ गया? मेहरगढ़ नवपाषाणिक, चिरांद नवपाषाणिक, भीमबेटका पुरापाषाणिक और ब्रह्मगिरी और आदिचनलूर ये है महापाषाणिक। तो आप ये जब बुक पढ़ोगे तो आपको मैप दिखेगा, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अगला देखो 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से महापाषाण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है जो महापाषाण के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। ठीक है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर होते थे, कुछ महापाषाण जमीन के अंदर होते थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन इस वे में नहीं आया था, दूसरे वे में आया था। तो बताओ फटाफट। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों ही, ना तो 1 ना 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। कुछ महापाषाण कब्रें की बात की जा रही है। जो कब्र होती थी उनके बारे में कुछ जमीन के ऊपर भी होती थी और कुछ जमीन के नीचे भी होती थी। तो मतलब दोनों ही कथन हमारे सही है। ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से महापाषाण कब्रों में दफनाए गए इंसानों के साथ मिली वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो महापाषाणिक कब्रों में इंसानों के साथ कुछ चीज़ें दफनाई गई है तो उनके बारे में जानकारी बताना है आपको। देखो, लोहे के औजार व हथियार, घोड़े के कंकाल व सामान। ठीक है, सामान भी लिख लो यहाँ पे। घोड़ों के औजार, घोड़े के कंकाल व सामान, पत्थर और सोने के गहने। ठीक है। तो इन तीनों में से बताओ आपका कौन सा कथन सही है? केवल 1, 1 व 3, 1 व 2, 1 2 व 3। बताओ फटाफट। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 1 2 व 3 तीनों ही सही है। लोहे के औजार व हथियार भी मिले हैं, घोड़े के कंकाल व सामान भी मिले हैं, पत्थर के और सोने के गहने भी हमें वहां से मिले हैं। ठीक है। आगे देखो 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से महापाषाणीय स्थल से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके एवं शंख पाए गए? यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो महापाषाणीय कब्र है एक, उस कब्र में से 33 तो सोने के मनके मिले हैं और एक शंख पाया गया है। तो बताना है कि वो कौन सी जगह है। फटाफट बताओ। बुरजोम, आदिचनलूर, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़। बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। ब्रह्मगिरी में हमें एक व्यक्ति है जिसकी कब्र में 33 तो सोने के मनके हैं और साथ में शंख भी पाए गए हैं। ठीक है। बुरजोम में ये हमारा नवपाषाणिक है, मेहरगढ़ भी नवपाषाणिक है और ये ब्रह्मगिरी, आदिचनलूर दोनों ही महापाषाणिक है। ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ब्रह्मगिरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 25 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा। 26 पे आ जाते हैं।
26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह का एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में तथा 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जगह पर एक आदमी है जिसको एक मकान मतलब घर है जिसमें 5 कमरे हैं और उसके आंगन में उसे दफनाया है, और दफनाया किसमें, 4 पैर वाले एक मिट्टी का बड़ा संदूक बनाया गया है, बक्सा बनाया गया है, उस बक्से में उसको दफनाया गया है। तो वो कौन सी जगह से हमें ये साक्ष्य मिले हैं, ब्रह्मगिरी से, मोहनजोदड़ो से, इमाम गांव से, कोल्डी आवाज से। तो फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा, सी। कौन सी जगह है वो, इमाम गांव, क्योंकि इमाम गांव से ही हमें इसके साक्ष्य मिले हैं कि एक व्यक्ति है जो कि 5 कमरों का मकान है, उसमें आंगन में दफनाया है 4 पैर वाले मिट्टी के संदूक में। ठीक है, संभवतः हो सकता है ये जो आदमी था ये गांव का मुखिया रहा होगा। इसका जो घर था वो गांव के बीचों बीच में था, गांव के बीचों बीच में था, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुखिया रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 27 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी जगह लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिले हैं। जो लेखन कला है उसके सबसे पुराने उदाहरण हमें कौन सी जगह मिले हैं उसके बारे में आपको बताना है। चीन में, इमाम गांव में, ब्रह्मगिरी में, ऋग्वेदिक काल में। तो बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, चीन में। चीन में लगभग 3500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व हमें लेखन कला के साक्ष्य मिले हैं। किसके लेखन कला के साक्ष्य मिले हैं, जबकि ये तीनों जगह पे हमें लेखन कला का कोई साक्ष्य नहीं। ऋग्वेदिक काल में भी लेखन कला का कोई साक्ष्य नहीं था, ब्रह्मगिरी में भी नहीं था, इमाम गांव में भी नहीं था। तो 3500 वर्ष पूर्व जो चीन के राजा होते बड़े बड़े महलों में रहते थे, जबकि भारत में बताया था ऋग्वेदिक काल में कोई महल वगैरह नहीं होते थे। और उन महलों में क्या होती थी, कुछ भविष्यवाणी करते थे, कुछ भविष्यवक्ता होते थे। उनको क्या करते, कुछ जानवरों की हड्डियाँ होती थी, उन हड्डियों पे वो कुछ लिखते थे, लिखने के बाद उसको आग में फेंक देते थे। आग में फेंकने के बाद में जब उनमें दरारें आ जाती थी तो उन दरारों को उन भविष्यवक्ता थे वो खास ध्यान से देखते थे, और ध्यान से देखकर वो बताते थे कि क्या होने वाला है, क्या वो युद्ध जीतेंगे, क्या अच्छी फसल होगी, क्या अच्छी बारिश होगी। तो ये सारी चीज़ें वो बताते थे। तो हमें साक्ष्यों में ये हड्डियाँ मिली हैं और इन हड्डियों पर लिखाई मिली है। कितने वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले लेखन कला के साक्ष्य कहाँ थे, चीन में। ठीक है, आगे देखो 28 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वेदिक काल था या ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, बताओ। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, ये सभी। फटाफट बताओ। तो मुख्य व्यवसाय था उनका पशुपालन। कौन सा था, पशुपालन। हालांकि वो कृषि भी करते थे लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कृषि, ना ही व्यापार वाणिज्य को इंपॉर्टेंट मानते थे। वो मेन इंपॉर्टेंट मानते थे पशुपालन को, और वो जानवरों के लिए तो युद्ध भी करते थे। गाय को तो पूजनीय मानते थे और जो जितने भी जानवर थे उनके लिए वो युद्ध भी करते थे। ठीक है, आगे देखो 29 नंबर का क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, कौन थे। ठीक है, तो व्याकरण जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी उसके रचनाकार कौन थे, मतलब उसकी रचना कौन से किसने की थी, इसके बारे में बताना है। चरक ने, पाणिनि ने, मनु ने, गोविंदराज ने। फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, पाणिनि ने। ठीक है, आगे देखो हम 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो हमें बताना है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की थी, बताओ फटाफट। विश्वामित्र ने, चरक ने, वशिष्ठ ने, इंद्र ने। फटाफट बताओ, 3 सेकंड का समय। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विश्वामित्र। क्या हो जाएगा, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, बताया था। अब देख रहे हैं हम उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में बताना आपको कृषि, पशुपालन, व्यापार या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया था कृषि। क्या बन गया था, कृषि। और ऋग्वैदिक काल में क्या था, पशुपालन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 4 के क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।